तो फिर देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू क्या होता है कोई कंपनी का? टोटल एसेट्स जितने रहते हैं माइनस टोटल लियाबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग। लेट्स से टोटल एसेट माइनस टोटल लियाबिलिटीज है 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ शेयर है तो 60 पर शेयर आपका हो गया बुक वैल्यू। देखिए ये तो हो गया बुक वैल्यू, ठीक है, रिप्रेजेंट नेटवर्थ पर शेयर। बट मेन जो इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है प्राइस टू बुक। प्राइस टू बुक क्या होता है? जैसे कि करंट प्राइस क्या है कंपनी का, लेट्स से करंट प्राइस है आपका 300 और बुक वैल्यू है 60, तो ये कर देंगे तो कितना आएगा? ये 5 आएगा। प्राइस टू बुक क्या डिनोट करता है कि कंपनी क्या डिनोट करता है, जैसे कि एक के नीचे होगा तो मे बी अंडर वैल्यूड है वो बिजनेस, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और 1 to 3 जनरली मोस्ट केसेस 1 to 3 रहते हैं, बट अभी के लिए जो जो ग्रोथ वाले कंपनी है वो ग्रेटर देन 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा 10-15 ऐसे सब रेंज में रहते हैं, ठीक है, प्राइस टू बुक। हमारे केस में देख लेंगे तो अटलांटा के केस में प्राइस टू बुक कितना है? देखिए 15 टाइम्स है, ठीक है। तो ये ग्रोथ भी उस हिसाब से कर रहा है। तो यही है इसका जिस्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू। फिर देख लेते हैं आरओसी। आरओसी क्या होता है? आरओसी मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूजेस इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल को यूज कर रहा है इससे पता चल जाता है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबिट क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक क्या आप सुनेंगे? इबिट्टा, ए हो जाएगा आर हो जाएगा तो इबिट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो लेट से अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, जितना लेट से 200 करोड़ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड लेट से 1000 करोड़, मतलब टोटल कैपिटल कंपनी लगाया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी है, तो 1000 करोड़ है, तो वो आरओसी है 20%, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? तो देखिए ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारा एसेट से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है, ठीक है। अब इबिट्टा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर देंगे तो आरओसी मिल जाएगा। तो आप आरओसी से क्या पता चलेगा? मेजर एफिशिएंसी ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब इसका मतलब है कंपनी 100 रुपया बिजनेस में लगा के 20 रुपया प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कुल मिला के यही आइडिया है उसका। बट क्या है इसमें लियाबिलिटीज जो डेप्ट रहता है ना, वो भी पैरामीटर ये आरओसी में ऐड हो गया। हम जब आरओई अभी डिस्कस करेंगे उससे आपका क्लियर हो जाएगा आरओसी और आरओई में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं अभी आरओई क्या है, ठीक है। आरओई मेजर्स हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट फ्रॉम शेयर होल्डर मनी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर का मनी, जैसे कि ये कोई आईपीओ आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ आता है कंपनी का, तो उसमें से क्या करते हैं कंपनी? पैसा लाते हैं कहाँ से? आउटसाइड, जैसे हमारा रिटेल इन्वेस्टर हो गए, इन्वेस्ट किए, ठीक है, और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वहां से वो पैसा लाते हैं, तो वो क्या होता है? इक्विटी कैपिटल उसको जो बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? शेयर होल्डर मनी को, मतलब शेयर होल्डर मनी का जितना इन्वेस्टेड है कोई भी कंपनी में, तो उसमें कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम आरओई। तो आरओई का फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100। लेट्स से 150 करोड़ पर नेट प्रॉफिट है, 500 था शेयर होल्डर इक्विटी, तो 30% का आरओई है। बट इसमें आप देखेंगे शेयर होल्डर इक्विटी में डेप्ट ने एक जो कंपोनेंट है वो ऐड नहीं होता, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ आरओसी और आरओई में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीज को, ठीक है। लेट्स से एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। तो कंपनी ए के पास है अभी 100 करोड़ इक्विटी कैपिटल, ठीक है, इसको मैं ई लिख देता हूँ, ठीक है। इतना इक्विटी कैपिटल है, इधर भी सेम है 100, और डेप्ट डी में डिनोट कर देता हूँ, इसमें है 0, मतलब ए कंपनी जीरो डेप्ट कंपनी है, ठीक है, उसके पास डेप्ट है ही नहीं। कंपनी बी जो है इसके पास 50 करोड़ डेप्ट है, सब वैल्यू सीआर में है, ठीक है। ये डेप्ट 0 है, ये 50 करोड़ का डेप्ट है, ठीक है। लेट से कंपनी प्रॉफिट कमाई 15, ठीक है, तो इसका आरओई हम कैलकुलेट करेंगे तो 15%। कैसे होगा? 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 15% सिंपल है। अब इसके केस में कैलकुलेट करते हैं जिसके पास डेप्ट है। अब इसमें क्या होगा? अब बी वाले कंपनी में भी प्रॉफिट सेम है 15 करोड़, ठीक है। लेट से 15 दोनों सेम है, ठीक है, बट ये डेप्ट लिया है कंपनी, ये डेप्ट नहीं लिया है, ठीक है। इसका हम जब आरओई कैलकुलेट करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 इक्विटी कैपिटल था, डेप्ट भी 50 यूज किया है, तो ये माइनस हो जाता है, 100 टू 50 करेंगे तो और 50 रहेगा, ठीक है। तो ये 50 हमारा शेयर होल्डर इक्विटी है, ठीक है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा मीनिंग क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया?
बढ़ गया, तो अभी आरओई कितना आएगा इसमें 30%। तो आपको इससे क्या पता चला, जो कंपनी डेप्ट लिया है, लेट्स से ये कंपनी ने बी डेप्ट लिया है, तो इसके केस में ज़्यादा आरओई दिखा रहा है, ये डेप्ट जीरो है तो आरओई कम दिखा रहा है। आप कैसे कंपनी जब देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आरओई देख रहे हैं इन्फ्लेटेड होगा, लेट्स से 30% होगा, तो आरओसी भी देखिए, आरओसी लेट्स से उससे भी ज़्यादा है तो सही कंपनी है, ठीक है। क्योंकि तो इससे क्या पता चलता है, आरओसी इज हायर देन आरओई, तो द रिटर्न्स आर नॉट बीइंग ड्रिवन बाय एक्सेसिव डेप्ट, तो रिटर्न जो आ रहे हैं वो डेप्ट से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल देके आपको मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये देखिए आरओसी 45.3 है अटलांटा के केस में, आरओई कितना है 31 है, देखिए इससे भी ज्यादा है, तो कंपनी एफिशिएंट मान सकते हैं हम। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि आप इक्विटी मनी जितना लगा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आना चाहिए। एफडी में हमारा 7% 8% हमको मिल जाता है, एक्चुअली जो ऑन पेपर जो आता है वो दिखाता है 3 और 4% इन्फ्लेशन, बट हमको एक्चुअली रियल में कितना आता है 10 to 12%। तो हमको रिटर्न कितना चाहिए, आपको खुद डिसाइड करिए आप। तो मैं रखता हूँ उसका रेंज 15 to 17, तो मिनिमम आरओई मेरे को हर वक्त 15 और 17 के ऊपर चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइस है 10 to 12%, ये वो वहाँ से भी कट गया, ठीक है, वहाँ से ही चला जाता है 10 to 12%। तो और एक्स्ट्रा 5% हम उसके ऊपर कमाएंगे तो हमको इक्विटी बेनिफिट है, मतलब स्टॉक मार्केट बेनिफिट है हमारे लिए। तो कंपनी भी वैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो इसीलिए हम 5% ऐड कर सकते हैं, और 12 में 5 कर देंगे तो 17 एक फिगर आ जाता है। तो मैं जनरली आरओई 17 के ऊपर देखता हूँ, ठीक है, 20 के ऊपर भी है तो अच्छा है। बट एक चीज़ याद रखना, ज़्यादा आरओई भी खराब है। ज़्यादा आरओई खराब कैसे है, आपको मैं ये एग्जांपल में बता दिया। ज़्यादा आरओई मतलब वो कंपनी डेप्ट लेके बैठा है कि इसलिए ज़्यादा आरओई आ रहा है, ये समझ गया ना ये एग्जांपल में। तो आपको जब भी आप चेक करेंगे, आरओई चेक कर रहे हैं वो ठीक है, उससे बेटर यदि आरओसी दिख रहा है ना, ये कंपनी अच्छा है, ठीक है। एक वो थंब रूल याद रख लेना। फिर समझ लेते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं समझा देता हूँ। फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू असाइन्ड टू ए शेयर बाय द कंपनी व्हेन इट इज इशूड। मतलब कंपनी जब इशू होता है, ये एक नॉमिनल वैल्यू एक फिक्स कर देते हैं, जैसे कि 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी डिसाइड करती है। लेट्स से ये 10 है अभी फेस वैल्यू, ठीक है, ये कंपनी डिसाइड कर दिया फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस कब आता है, जब इसमें डिविडेंड स्प्लिट और अकाउंटिंग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो आप सुनेंगे कभी कभी स्टॉक स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है मतलब जैसे कि 1:5 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से फेस वैल्यू 10 है और शेयर हमारे पास 100 है कंपनी में। अब 1:5 में स्प्लिट हुआ कंपनी, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये फेस वैल्यू डिक्रीज होके 2 हो गया, क्योंकि 1:5 में स्प्लिट हुआ है। जब स्प्लिट हो जाता है, खाली नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है कंपनी के, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इस केस में देखिए 100 शेयर था, अब स्प्लिट हो गया 1:5, तो फेस वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो अब शेयर हो जाएंगे 500। तो होता क्या है इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो कंपनी का कोई भी फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं होता है, खाली ये ऊपर वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लिट के टाइम पे आपका यही इंपॉर्टेंस है, फेस वैल्यू। डिविडेंड में भी आप देख सकते 200% डिविडेंड लेट से कोई अनाउंस करता है, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर ही बनता है, ठीक है। लेट से 10 है फेस वैल्यू, 200 इंटू 10 करेंगे तो 20 पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम में ये फेस वैल्यू काम आता है। इन्वेस्टिंग में हम इतना ये चेक नहीं करते, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, आउट ऑफ 100 सेल्स हाउ मच ऑपरेटिंग प्रॉफिट द कंपनी कीप्स बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, ठीक है, लेट्स से कंपनी 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शेयर होल्डर से ले लिया 100 रुपया, उधर से उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स से पहले, वो हो गया ऑपरेटिंग मार्जिन। तो उसमें आप देखेंगे जो बंदा 50-60 तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो कंपनी 50-60% तक चला जाता है ओपीएम में, तो उससे क्या आपको पता चलता है, उससे आपको क्या पता चलता है, मीन्स द कंपनी ए हाई ओपीएम जनरली इंडिकेट्स प्राइसिंग पावर अच्छा है कंपनी का, एफिशिएंट ऑपरेशंस है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और एबिलिटी टू विथस्टैंड डिफिकल्ट बिजनेस कंडीशन। मतलब जिसका ज़्यादा मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो खराब सिचुएशन में ज़्यादा विथस्टैंड कर सकता है बाकी कंपनी से। तो ये हम हायर एंड साइड में आप देख सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो समझाया था, कैश फ्लो में, तो वहां पर भी हम ऑपरेटिंग क्यों चेक करते हैं, ये मेन चीज है, क्योंकि ये काम काज वाला प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। जितना हम बिफोर टैक्स
जो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है।